some province will be going on. और उनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था होगी। मैंने ये अंश इसलिए पढ़े हैं क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहस चल रही है, पर अगर आप इस संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स है उसको अपने संज्ञान में लें तो संविधान निर्माताओं ने ये देख लिया था कि भारत में 10-12 साल बाद अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ये एक देश एक चुनाव का कोई औचित्य बचता है कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लेकर ये उस समय कहा था कि इस देश में अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव होते रहे। अब चुनाव आयोग को अख्तियार दिए धारा 324 से लेके 329 के तहत, और उस चुनाव आयोग से सब लोगों की उम्मीद थी कि वो एक निष्पक्ष एम्पायर होके काम करेगा। पर मुझे बहुत खेद से ये बात कहनी पड़ रही है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। और ये जो लोगों के मन में भ्रम है चुनाव आयोग को लेकर, उसको शांत करने में बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। अब मैं धारा 327 पे आता हूं संविधान के अध्यक्ष जी। धारा 327 जो संविधान की है, उसने संसद को अख्तियार दिए कि वो मतदाता सूची बनाने के लिए डिलिमिटेशन क्षेत्रों की कैसे हो उसके लिए कानून बना सकती है। और वो कानून इस संसद ने बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। और आज मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसमें चुनाव आयोग ये कहती है कि उनको जो अधिकार है वो सेक्शन 21 से मिलता है। मैं 21 पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The electoral roll for each constituency. Mr. Speaker, sir, kindly mark the word each. Each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force
immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act. अब वो the said electoral roll shall, unless directed by the election commission etc. ये दूसरे प्रावधान में है। अब तीसरे प्रावधान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो कानून है जो इस सदन ने बनाया है, वो कहता है notwithstanding anything contained in subsection 2, the election commission may at any time, for reasons to be recorded in writing, direct a special revision of the electoral roll for any constituency, not every constituency, for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit. आगे कानून ये कहता है जो इस सदन ने बनाया है, provided that subject to the other provisions of this act, the electoral roll for the constituency, एक particular constituency, as is in force at that point in time of issue of any such direction, shall continue to be in force until completion of the special revision so directed. अध्यक्ष, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग? सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की, और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। ये होनी चाहिए थी। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पर रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है। अब मैं ईवीएम्स पे आता हूं अध्यक्ष। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है अध्यक्ष, और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं। आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में। उसको ये भरोसा होना चाहिए कि जो वो वोट डाल रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। और आज इस देश में बहुत लोगों को ये चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकते हैं। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है।
और इसलिए ये बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहाँ पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से ये बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सलूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था, जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वो पेपर बैलेट पे चले गए? वो कारण ये था that after all the EVM is a machine and any machine can be manipulated। और मैं अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है, एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो? चलो अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी। अध्यक्ष जी, आज ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है। अब मैं अगली बात पे आता हूं अध्यक्ष जी। ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है कि चुनाव आया, चुनाव से पहले आपने लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है कि चुनाव से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले आप लोगों के खातों में पैसे डालने शुरू कर देते हैं। अच्छा, और मैं इसलिए ये चिंता का विषय है, लोकतंत्र के साथ जो तो खिलवाड़ होता है, भारत के राजस्व के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। मैंने एक सवाल पूछा था संसद में 24 मार्च 2025 तक, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कंबाइंड लायबिलिटीज है, जो उनकी देनदारी है, वो 2.67 लाख करोड़ है। ये देनदारी केंद्र सरकार की 196 लाख करोड़ होगी 31 मार्च 2026 को। जो कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशो है वो 86.6% है आपके वर्ष 23-24 में। 18 में से 28 राज्य ऐसे हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो 30% से ज्यादा है। बिहार का 37% है। मैं अध्यक्ष जी ये प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आर्टिकल 292 और 93 के तहत इस संसद को अख्तियार है कि वो जो बोरोइंग लिमिट्स हैं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, दोनों की बोरोइंग लिमिट्स फिक्स कर सकता है। उसमें